हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एसएससी जो एमटीएस का पेपर मैं लेकर आऊँगा और ये पेपर सेट कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, जो चीज़ हमको पेड बैच में मिलती है, जिस चीज़ के लिए बच्चे हज़ारों पैसे खर्च करते हैं, उस चीज़ को मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ, है ना। मैं यहाँ पर आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ज़ीरो फीस है यहाँ पर। यही चीज़ मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने इस साल बच्चों के लिए फ्री रखा हुआ है, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। आज सेट नंबर 18 होने वाला है, शिफ्ट नंबर 1 है और टाइमिंग है 15/10/2024 और रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए पेपर सेट लेकर आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1। बोला गया है ही इज़ द ट्रूएस्ट टू हिज वर्ड। अब आपको क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। इसका क्या बताना है बेटा, इसका सिनोनिम बताना। ही इज़ ट्रूएस्ट, ट्रूएस्ट होगा क्या? नहीं बेटा, सही वर्ड क्या आना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, क्योंकि देखिए ये जो है सिनोनिम नहीं बताना, एक्चुअली ये डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ही इज़ ट्रू हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द स्काई इज कवरिंग विद डार्क क्लाउड्स एंड आई होप सून इट विल बिगिन टू रेन। देखिए, स्काई क्या है? बादलों से घिरी हुई है। आसमान क्या है? बादलों से, डार्क बादलों से घिरा हुआ है और मुझे लगता है कि जल्दी ही वर्षा होगी। इज कवरिंग नहीं, इज कवर्ड विद। बादलों ने ढक रखा है, आसमान ने बादलों को नहीं ढक रखा, बादलों ने ढक रखा है। कवरिंग नहीं होगा, क्या होगा? कवर्ड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यही हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है। प्लीज़ आप मेरी स्पीड को मैच करिए। अगर आप मेरी स्पीड को मैच कर पाएंगे तो फाइनल एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। और स्पीड मैच नहीं हो पाई तो फिर गड़बड़ है बेटा, फिर तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखिए, एंटोनिम आपको बताना है। ऑल्दो आवर न्यू बॉस न्यू ही वाज रॉन्ग। यद्यपि हमारे नए बॉस जानते हैं कि वे गलत थे। ही वाज टू ऑब्स्टिनेट टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो ज़िद्दी स्वभाव का हो, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव का हो। फियरलेस का मतलब होता है ब्रेव। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो लचीले स्वभाव का हो, पोलाइट नेचर्ड हो। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य, कैपेबल। और अडामेंट का मतलब भी क्या होता है? ज़िद्दी होता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्स्टिनेट का मतलब ज़िद्दी और दूसरा व्यक्ति क्या है, इसका अपोजिट बताना है, तो पोलाइट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। हेबा ड्रॉप्ड ऑफ द क्लब अनएक्सपेक्टेडली टू से हेलो एंड कैचअप। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको एरर सेट करनी है, ड्रॉप्ड अप द क्लब अनएक्सपेक्टेडली। हेबा अचानक से क्लब में आ गई टू से हेलो एंड कैचअप विद। उसने लोगों को नमस्ते करने के लिए, हेलो करने के लिए आ गई और उनसे मिलने जुलने के लिए आ गई। तो देखिए, जब अचानक से किसी जगह पर जाते हैं तो देखिए, ड्रॉप्ड फॉर नहीं होता, गलत यूज़ है। ड्रॉप्ड बिसाइड गलत होता है। ड्रॉप्ड बिटवीन नहीं होगा। ड्रॉप्ड बाय, ड्रॉप्ड बाय का मतलब क्या होता है? अचानक से विजिट कर जाना, अचानक से मिल जाना। ठीक है, तो वो विजिट करने के लिए आ गई, सो ऑप्शन नंबर 1 लगे। ये फ्रेजल वर्ब्स का है, तैयार करिएगा इसको प्रॉपरली। द राइजिंग इंटरेस्ट इन एंड कंसर्न अबाउट द एनिमल वेलफेयर रिजल्टेंट इन लेजिस्लेटिव लॉ एंड द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल डैश कमिटी इन मैनी नेशन। देखिए, जानवरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा लोगों का जागरूकता फैल गई है और उनका इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ता जा रहा है। अब कई सारे कानूनी नियम बन गए हैं जिसके तहत हम जानवरों के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं कर सकते हैं। तो जब नियम कायदे बने तो कुछ मानवता के दायरे में रहकर बने। कंसीडर्स नहीं होगा, मान लेना नहीं होगा। एथिक्स का मतलब होता है मॉरल। कस्टम का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन, रीति रिवाज जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशंस। रेसिस्टेंट का मतलब होता है किसी को अपोजिट करना, किसी को अपोज्ड करना। तो फिलहाल अभी आंसर क्या रख जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एथिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या बोल रहा है? द कमेटी हैज़ केयरफुल अंडरस्टैंड द रिपोर्ट विच यू सेंट अस एंड हैज़ डिसाइडेड टू टेक एन एक्शन। कमेटी ने हमको रिपोर्ट भेज दी है और जिसका तुमने फैसला लिया था
और कमेटी हैज़ केयरफुल कंसिडर द रिपोर्ट, कमेटी ने जो रिपोर्ट थी उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है जिसको आपने हमें भेजा था, एंड हैज़ डिसाइडेड टू टेक एन एक्शन, और उसने फैसला लिया है कि वे एक्शन लेगी। देखिए उन्होंने, कमेटी ने क्या किया है, हैज़ केयरफुल कंसीडर्ड, देखिए ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए रहता है एडवर्ब, जबकि जो केयरफुल है वो एडजेक्टिव है। अब मुझको इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केयरफुली कंसीडर्ड, ध्यानपूर्वकता से उसको पढ़ा, तो एडवर्ब आना चाहिए यहाँ पर। मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नहीं 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 नहीं, ऑप्शन 4 क्यों लगेगा? केयरफुल किस में है भैया? ऑप्शन नंबर 1 लगेगा बेटा, मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा, ऑप्शन नंबर 1 लगेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, दिस इज द बेस्ट नोवेल आई हैव रेड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये सबसे अच्छा नोवेल है जो मैंने लंबे समय में आज तक पढ़ा है। तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर क्रिएट होता है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। प्रोकेस्टिनेशन, प्रोकेस्टिनेशन का मतलब होता है हर चीज को क्या कर देना, टालते रहना, अवॉइड करते रहना, अवॉइड करते रहना, ठीक है, बहाने बनाते रहना, डिले करते रहना किसी काम के अंदर, प्रोकेस्टिनेट। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी। टिमिडनेस का मतलब होता है शाइनेस, डरपोक। और हॉइंग का मतलब क्या होता है, हॉइंग का मतलब भी हेजिटेट होता है, हेजिटेट। ईगरनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता होना, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होना, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन किसी काम को डिले करते जा रहे हैं, और ईगर उस काम को करने के लिए आतुर हैं, उस काम को करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 अपोजिट बताना। क्वेश्चन 9 पे देखेंगे, क्वेश्चन 9 पे एंटोनिम्स बताना है आपको। यू सीम टू बी मीन टू योर सीनियर्स। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है मीन, मीन का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने से मतलब रखता हो, मतलबी व्यक्ति हो। कैसा व्यक्ति हो, मतलबी व्यक्ति हो, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप पे ध्यान देता है। रूड का मतलब हो गया अनकाइंड, जो दयालुता ना हो। सिंपैथी का मतलब होता है काइंड, दयालु। अपैथी का मतलब होता है नॉट केयरिंग, ध्यान नहीं रखेगा, केयरलेस भी कह सकते हैं, नॉट केयरिंग। और मॉडेस्ट का मतलब आपको मालूम है, पोलाइट होता है, सिविलाइज्ड होता है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ हम्बल भी इसका मीनिंग हो सकता है। आपको क्या देखना है, आपको बताना है मीन का क्या होता है। सेल्फ सेंटर्ड, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में ही सोचे, अपने ही बारे में सोचे, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड। काइंड ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे के बारे में सोचता है, यानी एल्ट्रुइस्ट कह सकते हैं, एल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जा सकता है इसको, ऑप्शन नंबर 2। अब जो अंडरलाइन किया गया है उसको आपको उसकी जगह पर आपको प्रॉपरली एक वर्ड को यूज करना है। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, यानी मौका जो आया और उस मौके को रोक देना, उस मौके पे ध्यान न देना। अकील डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब होता है, सॉरी ध्यान से सुनिए, इसके अंदर जो प्रपोजिशन लगता है वो क्या लगता है, टेक बुल बाय द हॉर्न। बेटा ये क्या है, हमारे पास में एक ईडियम फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है टू फेस डिफिकल्ट, टू फेस डिफिकल्टी, सॉरी डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, बहादुरी से कठिन परिस्थिति का सामना लेना यानी रिस्क उठाना। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न। अब देखो बुल है, बैल की अगर आप सींग से पकड़ के लड़ोगे तो आप रिस्क उठा रहे हो ना जीवन का, क्या भरोसा वो कब उठा दे, है ना। ऑप्शन नंबर 4। 11 पर आइए, प्लीज डैश विद मी फॉर अ वाइल। तो बोला गया इधर पर एक वर्ड लिखना है जो यहाँ पर प्रॉपरली सूट हो। तो देखिए पहले बार आ जाएगा, आपने जेल देखे हैं, जेल के अंदर जो सलाखें होती हैं वो भी बार होती हैं, आप कह सकते हैं ब्लॉक होती है। अच्छा, बियर का मतलब क्या होता है, किसी को सहन करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट। बेयर का मतलब क्या होता है, अनकवर्ड, ठीक है, जैसे बेयर फीट यानी नंगे पाँव घूमना।
और इस बेरन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है। अभी क्या आ जाएगा, व्यक्ति को क्या करना पड़ा, कुछ समय तक उसको बर्दाश्त करना पड़ा, उसके साथ व्यवहार करना पड़ा, रुकना पड़ा। ऑप्शन नंबर 2। ईडियम पूछा गया है आपसे, मुहावरा पूछा गया है, एट द टॉप ऑफ योर लंग, एट द टॉप ऑफ योर लंग। अब इसका मीनिंग क्या होता है, टॉप ऑफ योर लंग का मतलब होता है बहुत जोर से चिल्लाना। जब हम चिल्लाते हैं तो गले से चिल्लाते हैं, इस पर फेफड़े की भी जरूरत पड़ती है, लंग से सांस जाएगी, जोर से सांस लेंगे तभी तो जोर से चिल्ला पाएंगे, तो एक्सट्रीमली लाउडली, यही आंसर है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। He was studying in the dimmer light. He was studying in the dimmer light. देखिए ऐसा तो मैंने सुना नहीं है, ये जरूर सुना है इन द डिम लाइट। तो डिमर तो सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप कोलोकेशन सेट करेंगे तो डिम लाइट ज्यादातर सुना है, डिमर लाइट नहीं सुना। ऑप्शन नंबर 3। इन हिज परस्यूट ऑफ एक्सीलेंट ही फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अच्छा, क्या बताना है इसके अंदर, इसके अंदर आपको स्पेलिंग एरर बताना है। तो परस्यूट की स्पेलिंग ये गलत है ये स्पेलिंग करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये फोर्थ वाली आपकी क्या है, गलत है। अब ये क्या हो गया, क्यों गलत है क्यों सही है। देखिए ये दोनों स्पेलिंग सही हैं सर, एक आपने दोनों सही बताई हैं, लेकिन इसमें तो एक ऑप्शन टिक करना है। ध्यान से सुनिएगा, परसुएट जो है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो हम लोग स्मॉल पी का यूज करेंगे, ना कि कैपिटल पी का। थर्ड वाले में कैपिटल पी आ रहा है, ये गलत है, तो थर्ड वाला अभी यूज नहीं होगा। कौन सा वाला यूज होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा यूज। हालांकि स्पेलिंग करेक्ट है दोनों की, लेकिन ग्रामेटिकली स्मॉल और कैपिटल लेटर देखना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर 2। 15 पर आते हैं, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है और इसमें से देखना है कि कौन सी स्पेलिंग हमारे लिए सेटअप होने वाली है। द एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ हिडन केव डीप इन द हार्ट ऑफ द जंगल। जंगल के दिल के अंदर या जंगल के अंदर उन्होंने एक बहुत ही गहरी केव, गुफा देखी। तो देखिए हिडन जो वर्ड आ रहा है इसमें 3 बार डी आ रहा है, ये तो गलत है। ये भी हिडन की स्पेलिंग गलत है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ वाली गलत है। अब इनमें से कौन सा यूज होगा, अगेन देखिए यहाँ पर एच क्या है, कैपिटल है, और एस क्या है, एच क्या है, यहाँ पर स्मॉल है। तो सेंटेंस के बीच में हमेशा स्मॉल लेटर आता है, कैपिटल लेटर नहीं आता, इसलिए ग्रामेटिकली आप जो है सेकंड वाले को छोड़ देंगे और थर्ड वाले को पिकअप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 लगाइएगा। कैपिटल और स्मॉल का विशेष ध्यान रखना बेटा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16 में आपको सिनोनिम बताना है। हर ऑस्टेयर लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट्स हर मिनिमलिस्ट अप्रोच टू द लिविंग। अब ऑस्टेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सिंपलिसिटी से जीता है ना, मतलब ज़्यादा साधु संत जैसा जीवन जीता है। ठीक है। अच्छा, गिडी का मतलब क्या होता है, चक्कर से आना, डिजी हो जाएगा। हैप्पी का मतलब आपको मालूम ही है, ग्लैड, खुश होना। सॉम्बर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा सादगी भरी हुई हो, प्लेन हो। और लग्जीरियस का मतलब होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हो। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, सॉम्बर इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ऑस्टेयर मतलब, ऑस्टेयर लाइफ स्टाइल मतलब सिंपल सिटी लाइफ स्टाइल, ना ज़्यादा ताम झाम ना ज़्यादा दिखावा, बस सिंपल लाइफ। 17 पर आते हैं। डैश वी गिव देम वाज सम होम मेड आइसक्रीम। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रॉपरली वर्ड का यूज करना पड़ेगा। देखिए व्हेन वी गिव देम सम, व्हेन वी गिव देम वाज सम, नहीं, जो हम उसको देना चाहते हैं वो क्या है, एक वह एक आइसक्रीम है, तो वैन तो आ नहीं सकता, वाइल भी टाइमिंग आएगा, विच वी गेव नहीं, व्हाट वी गेव देम, है ना, व्हाट वी गेव देम वाज सम होममेड आइसक्रीम। हमारे पास जो देने के लिए वो क्या है हमारे पास में, क्या हम होममेड आइसक्रीम दे सकते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। 18 में बेटा आपको जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसकी जगह पर आपको एक दूसरा वर्ड भरना है। तो वर्ड है हमारे पास में सेंचुरी, जो कि स्पेलिंग गलत दी हुई है। सेंचुरी की सही स्पेलिंग, ये फोर्थ वाली गलत है, थर्ड गलत है, फर्स्ट वन ही करेक्ट है। देखिए कुछ क्वेश्चंस को तो पढ़ना नहीं होता, उसमें सिर्फ आप ऑप्शंस पे फोकस करें। ईडियम पूछा गया है, मुहावरा पूछा गया है, लाइक अ बैट आउट ऑफ द हेल। लाइक अ बैट आउट ऑफ द हेल, ये इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा तेज हो और बहुत ही जंगलीपन से हो। जैसे बैट का मतलब होता है चमगादड़। अगर चमगादड़ किसी हेल मतलब नर्क से बाहर को निकल कर आए, नर्क मतलब ये मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी गुफा के अंदर चमगादड़ है और वो
चमगादड़ कैसे उड़कर आएगी, तेजी से उड़कर आएगी, तो उसके लिए क्या बोला गया, वेरी फास्ट एंड वाइडली। ऑप्शन नंबर 2 लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। सैम एंड टीना हैड वंडरिंग व्हाट टू डू दिस वीकेंड। तो हैड के साथ में वंडरिंग, ये कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। टीना और सैम और टीना सोच रहे हैं कि इस हफ्ते, इस वीकेंड पे वो क्या करेंगे, है ना, व्हाट टू डू दिस वीकेंड। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर है ना, आप हैड के साथ में देखिए यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है वीकेंड, तो जब टाइमिंग आता है तो आपको परफेक्ट टेंस का यूज़ करना चाहिए, हैड बीन वंडरिंग। ठीक है, या तो आप हैड बीन वंडरिंग कर लीजिए, या आप एक तरीका और अपना सकते हैं, आप इधर पर वर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, हैड बीन वंडरिंग व्हाट टू डू दिस वीकेंड, वो सोच रहे थे कि इस हफ्ते हम क्या करेंगे, या वे सोच रहे थे इस हफ्ते हम क्या करेंगे। दोनों सही हो सकते हैं, है ना, लेकिन एरर तो सेकंड वाले में ही लगेगी। सोल्यूशन 2 हो सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। तो देखिए हम पेपर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं बेटा, इसके 25 क्वेश्चन हैं और 21 क्वेश्चन पर आ गए हैं। आपको याद दिला दूं, अभी सेट नंबर 18 है, कल हम 19 लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल डिवाइस। लैंग्वेज क्या है, एक पावरफुल डिवाइस है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये रिपीटेड टॉपिक है, ये टॉपिक आपका CGL एग्जाम में भी आया है, यही वाला पैसेज, और यही पैसेज अभी MTS में भी आ गया, है ना, CGL में भी आया था और यही MTS में रिपीट हो गया। तो अगर आप CGL के जो पेपर सेट को भी तैयार कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, आप MTS का पेपर भी निकाल सकते हैं। लैंग्वेज इज अ पावरफुल डिवाइस दैट डैश कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल। देखिए लैंग्वेज क्या एक पावरफुल डिवाइस है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो क्या देता है वो हमको, एक्सपीरियंसेस, अनुभव देता है, क्वालिफाइज देता है, डिलेज देता नहीं, फैसिलिटीज, सुविधा देता है हमको। भाषा क्या करती है, हमको सुविधा देती है जिससे हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इट सर्व्स एज अ क्रूशियल टूल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, फॉर थॉट्स, इमोशन एंड आइडियाज, है ना। ये इसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इमोशन को व्यक्त करते हैं, आइडियाज को व्यक्त करते हैं। डैश रिचनेस, अब इसमें आर्टिकल का यूज करना है बेटा। ये जो रिचनेस है यहाँ पर क्या हो सकता है, रिचनेस ऑफ द लैंग्वेज। तो रिचनेस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज ए नाउन काम कर रहा है। तो नाउन के लिए आप क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल है। द रिचनेस ऑफ लैंग्वेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग स्पोकन, रिटन एंड इंटरेक्शन। देखिए जो भाषा के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा गहराई है, या भाषा बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी है, उसके बारे में हमको कैसे पता चलता है, जब हम उसको बोलते हैं। इस भाषा को बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। पीपल एम्प्लॉय लैंग्वेज टू कन्वे देयर इंटेंशंस। लोग क्या करते हैं, इस भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि वे अपने इरादों को अब बता सकें। शेयर नॉलेज, नॉलेज को शेयर कर सकें। बिल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को बना सकें। इट इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ये क्या होता है, एक बहुत ही मूलभूत पहलू होता है जिससे लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। प्लेज अ वाइटर रोल इन शेपिंग द सोसाइटी एंड कल्चर, जो सोसाइटी और कल्चर को बनाने में मदद करते हैं। विदाउट लैंग्वेज, बिना भाषा के, कॉरपोरेशन वुड बी डैश। देखिए बिना भाषा के लिए, हमारे लिए, बिना कॉरपोरेशन के लिए या बिना भाषा के, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वुड बी आ रहा है ना, तो बी के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर या तो थर्ड फॉर्म आ सकती है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है, यानी ING। चैलेंजर नहीं होगा, चैलेंजेस नहीं होगा, चैलेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग। ऑप्शन नंबर 4। एज इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द कोलैबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द अमंग डाइवर्स कम्युनिटी। देखिए भाषा ही एक ऐसा ब्रिज होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम कम्युनिटी से बातचीत कर सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं। फर्दर मोर, और तो और, लैंग्वेज इज डायनेमिक एंड स्टेशनरी। भाषा क्या होती है, डायनेमिक होती है, यानी बदलाव होती है, स्टेशनरी, स्थायी होती है, इवॉल्विंग ओवर टाइम टू एडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और समय के हिसाब से ये बदलती भी रहती है। न्यू वर्ड्स आर डैश इनटू वोकेबलरी, नए नए शब्द क्या आते हैं, वोकेबलरी के अंदर आते हैं। तो इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, इंटीग्रेटेड। ठीक है, आर के बाद में क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है या फोर्थ फॉर्म आ सकती है। तो थर्ड फॉर्म आ गई, इंटीग्रेटेड इनटू वोकेबलरी, रिफ्लेक्टिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड कल्चर। टू एबिलिटी टू मॉडिफाई एंड अडेप्ट लैंग्वेज इज की एस्पेक्ट ऑफ द लिंग्विस्ट कॉम्पिटेंस। देखिए समय के हिसाब से क्या करते हैं, वोकेबलरी को जोड़ा जाता है डिक्शनरी के माध्यम से,
डिक्शनरी में हम नए नए शब्दों को जोड़ते हैं, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाती है नए नए शब्द आने लगते हैं। देखिए 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो 18th सेंचुरी में कोई नहीं जानता था कि सेल्फी वर्ड क्या होता है, लेकिन जैसे हम 21st सेंचुरी में जैसे हम आए तो हमको ये पता चला कि सेल्फी वर्ड भी होता है, हमको पता चला मोबाइल भी होता है ना, हमको पता चला टेलीविज़न भी होता है। तो ये वर्ड हमारे इतिहास में कहाँ थे, ये तो अभी 19s में आए हैं, इनका आविष्कार हुआ तो ये वर्ड आने लगे, है ना। तो जैसे जैसे नए नए वर्ड आते हैं तो उनको डिक्शनरी में जोड़ते जाते हैं। तो बोला गया है डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, इट इज़ द फंडामेंटल टूल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शन, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्शन अमंग पीपल। तो देखिए ये जो लैंग्वेज है इसके महत्व को हम किसी भी हालत में नकार नहीं सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन एनी केस, किसी भी हालत में हम इसके जो महत्व को नकार नहीं सकते हैं। इससे हमको हमारी मानवता सभ्यता का विकास हुआ है या हम लोगों के विचारों का विकास हुआ है और इसी के माध्यम से हम अपने विचारों को रख पाएँ। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।